हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 6 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर, और साथ ही चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कल है संडे, तो कल को यूके स्टडी सर्कल द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का अगला भाग कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोगों में से जो भी इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल यानी संडे को शाम को 3 बजे इसका लिंक दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 पर उत्तराखंड की केदारखंड थीम पर आधारित झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो झांकी थी, इसमें उत्तराखंड का थीम सॉन्ग था जय जय केदारा। राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्षों में राजपथ पर उत्तराखंड की जो झांकियां हैं वो 12 बार अब तक निकाली जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से पुरस्कार के लिए जो चुना गया है, केवल इस बार जो उत्तराखंड की झांकी है उसी को पुरस्कार के लिए चुना गया है। तृतीय पुरस्कार उत्तराखंड की झांकी को प्राप्त हुआ है। ये उत्तराखंड की झांकी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर निकाली गई थी, इसकी थीम थी केदारखंड। राज्य की ओर से यह पुरस्कार सांस्कृतिक दल के लीडर के.एस. चौहान ने केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू से प्राप्त किया। फ्रेंड्स, बात करें अन्य झांकियों की, तो इस बार की झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसकी थीम थी राम मंदिर, और उड़ीसा की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड की झांकी रही। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में स्मार्ट सिटी की कौन सी योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं स्मार्ट सिटी योजना, सदैव दून योजना, स्मार्ट दून योजना या फिर सिटी दून योजना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सदैव दून योजना। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में स्मार्ट सिटी की सदैव दून योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत विकसित पोर्टल पर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकेगा। यानी इस योजना के तहत एक पोर्टल विकसित किया जाएगा जिस पर सभी योजनाओं को एक साथ जो उपभोक्ता हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। देहरादून इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कंट्रोल सेंटर से पूरे प्रदेश पर नज़र रखी जा सकेगी, और इससे ट्रैफिक कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल आदि अनेक कार्यों में भी लाभ मिलेगा। बारी है अगले क्वेश्चन की। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थल को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ या फिर अल्मोड़ा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बद्रीनाथ धाम को। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार द्वारा इसके लिए कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत सार्वजनिक उपक्रमों से सहयोग मांग रही है। इस परियोजना के तहत हाल ही में देश के बड़े सार्वजनिक उपक्रमों HPCL, ONGC, NTPC, TSDC, NTPC, IOC, इनके साथ ही कुछ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों के समक्ष बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, खबरों में रहा प्लास फिश ईगल क्या है? इसके ऑप्शन हैं एक प्रवासी पक्षी, एक कंप्यूटर वायरस, एक कंप्यूटर गेम या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रवासी पक्षी। प्लास फिश ईगल एक प्रवासी पक्षी है जिसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व का राजा कहा जाता है।
आसन झील में इस पक्षी के दीदार को पर्यावरण के लिए एक सुखद संकेत के रूप में माना जाता है। हाल ही में इसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व में पुनः देखा गया है। यह प्रवासी आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर-नवंबर तक आसन झील पहुंच जाता था, लेकिन इस बार यह काफ़ी लेट आसन झील में देखा गया है। फ्रेंड्स, प्लास फिश ईगल एक लुप्तप्राय पक्षी है। इसका वजन करीब से 3 से 7 किलो तक हो सकता है। मादा फिश ईगल का 3 किलो के आसपास और नर ईगल का 7 किलो के आसपास वजन हो सकता है। और इस पक्षी की जो लंबाई है वो 84 सेंटीमीटर तक और पंखों का फैलाव 215 सेंटीमीटर तक हो सकता है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके अनुसार पूरे विश्व में इस प्रजाति के केवल 2499 पक्षी ही रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हैं कुमाऊं रेडियो, गढ़वाल रेडियो, ओहो रेडियो या सुनो रेडियो। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओहो रेडियो। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड का 3 फरवरी को उद्घाटन किया। यह जो रेडियो स्टेशन है ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन है, यानी ऐप के थ्रू इसको एक्सेस किया जा सकता है और इसे कुमाऊं निवासी आरजे काव्य द्वारा स्थापित किया गया है। आरजे काव्य को रेडियो की दुनिया में काम करने का पिछले 12 साल का अनुभव है। वह इससे पहले FM रेडियो में भी काम कर चुके हैं। ये हैं आरजे काव्य और ये इनका स्टेशन है ओहो रेडियो स्टेशन। ओहो रेडियो उत्तराखंड अपनी विजन सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल के जरिए साहित्य, संगीत, स्पोर्ट्स, करियर, पलायन, समाज, परंपरा आदि के साथ साथ उत्तराखंड की हर बात को आवाज़ प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं जनवरी के अंतिम रविवार को, फरवरी के अंतिम रविवार को, मार्च के अंतिम रविवार को या फिर अप्रैल के अंतिम रविवार को। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी के अंतिम रविवार को। कुष्ठ रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। भारत में इसे 30 जनवरी को यानी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस को। 30 जनवरी को इसे मनाने के लिए फ्रांसीसी राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना था, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा की गई थी। फ्रेंड्स, यह जो बीमारी है लेप्रोसी, यह माइकोबैक्टीरियम लेफ्री नामक एक जीवाणु से होता है और यह एक जीर्ण संक्रामक रोग भी है। वर्तमान में कुष्ठ रोगों के लिए टीके भी उपलब्ध हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं इंदु भूषण, ब्रिजलाल, RS शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, RS शर्मा को। RS शर्मा को आयुष्मान भारत के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इंदु भूषण की जगह लेंगे जो 2018 में शुरू होने के बाद से आयुष्मान योजना के CEO के रूप में कार्यरत थे। इससे पूर्व वह दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष थे, यानी RS शर्मा। आयुष्मान भारत के माध्यम से केंद्र सरकार जो है वो गरीब उपेक्षित परिवारों और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं दिव्या लाल, भव्या लाल, नव्या लाल या कीर्ति लाल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भव्या लाल। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला भव्या लाल को हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एग्जीक्यूटिव चीफ यानी कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्या लाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के नासा के लिए परिवर्तन संबंधी समीक्षा दल की सदस्य हैं
और वे बिडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में बदलाव संबंधी कार्यों को देख रही हैं। भव्यालाल के पास इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में कार्य करने का 15 वर्ष का अनुभव है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु उन्हें अनेक सम्मान भी इससे पहले प्राप्त हो चुके हैं। बात करें नासा की, तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। फ्रेंड्स, ये स्थापना आपको कहीं कहीं पर 1 अक्टूबर 1958 भी मिल सकती है, क्योंकि ये जो नासा का विधेयक था, नासा संबंधी विधेयक था, 29 जुलाई 1958 को इसे संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। लेकिन इसका जो परिचालन था वो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर 1958 से। इसलिए कहीं कहीं पर इसका जो स्थापना वर्ष दिया जाता है, स्थापना तिथि दी रहती है, वो 1 अक्टूबर 1958 भी दी रहती है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहावर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वे हैं। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। आज का 9वां क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या फिर 4 फरवरी को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर जैसी घातक बीमारी की पहचान करने, रोकथाम के उपाय करने और खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार विश्व कैंसर दिवस 1933 में मनाया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने जिनेवा में पहली बार मनाया था। 4 फरवरी 2000 को पेरिस में विश्व कैंसर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हर साल 4 फरवरी को कैंसर के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस के दिन इस घातक बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया भर में सरकारी और गैर सरकारी कैंप लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है आज के 10वें और अंतिम क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अजीत डोभाल, अजीत विनायक गुप्ते, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत विनायक गुप्ते को। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते को अरब गणराज्य मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। अजीत विनायक गुप्ते 1991 बैच के IFS अधिकारी हैं और इससे पहले वे डेनमार्क में भारत के राजदूत थे। ये चीन में अंडर सेक्रेटरी का कार्य भी कर चुके हैं और चीनी मामलों के विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। इनके साथ ही 1994 बैच की IFS अधिकारी शुभदर्शनी त्रिपाठी को भी कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, उत्तराखंड के कितने जिले किसी अन्य राज्य या देश की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं नीरज कुमार, रजनीश रावत, सविता धामी, खतीजा मलिक, हेमराज गेड़ा, जोशी सरिता, शाह दिनेश, साहिब अहमद, सुमित रावत, वर्षा सिंह, ऐशहाल सैफी, निशा गोस्वामी, अमित नेगी, अंकित सिंह, सूरज सिंह, अशोक कोहली, मोहम्मद नदीम, जीवन जोशी, आरती कलूरा, कमल कुमार, अनिल कुमार, रोशन चौधरी, रविंद्र सिंह, अजय जोशी, मन्नू मनोज, अजय बिष्ट, मुनीश कुमार, शिवम बमगाई, नरेश कुमार, पुष्पा राणा, मनोज शर्मा, रवि पवार, प्रिंस परिहार, प्रेम मेहरा, ईशा तोमर, नरेश रावत, प्रीति नेगी, हिमांशु सिंह धामी, अमन यादव, अजय उपाध्याय, अदिति चौहान, उषा धामी, पंकज बिष्ट, भगवान सिंह, रितिका गोस्वामी, सरिता गुसाई, पूनम पंत, यशी बोहरा, हेमचंद्र, नीलेश कुमार, हेमा रावत, देवेंद्र सिंह कंडियाल, अनीता चंद, माधुरी गुसाई, मंजीत शाह, रितु थफलियाल, विवेक मनेरू, गुलाम फरीद, देव लामा और दीप बेडवाल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जिले। 4 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य या देश की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे जिले जो किसी अन्य देश या राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, इन्हें पूर्णतः आंतरिक जिले कहा जाता है। और उत्तराखंड में ऐसे जिलों की संख्या है 4, जिनमें से 2 जिले कुमाऊं में हैं, अल्मोड़ा और बागेश्वर, और 2 जिले
गढ़वाल में है टिहरी और रुद्रप्रयाग। इनको हम मैप के जरिए देखते हैं। तो मैप में हम देखेंगे तो गढ़वाल में टिहरी और रुद्रप्रयाग ये ऐसे ज़िले हैं जो पूर्णतः आंतरिक हैं, यानी उत्तराखंड के ज़िलों से ही इनकी सीमाएं स्पर्श कर रही हैं, बाहरी किसी राज्य या किसी देश के साथ ये टच नहीं करते हैं। ऐसे ही कुमाऊं में हम देखेंगे तो अल्मोड़ा और बागेश्वर केवल यही 2 ज़िले हैं, बाकी अन्य जितने भी ज़िले हैं वो या तो किसी राज्य से या फिर किसी देश से उनकी सीमा लगती है। इसके अलावा बात करें तो उत्तराखंड में पौड़ी एक ऐसा ज़िला है जिससे सबसे ज़्यादा ज़िलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा ज़िले पौड़ी गढ़वाल से लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि पौड़ी गढ़वाल की सीमा सबसे ज़्यादा ज़िलों से लगती है। मैप में हम देख के कह सकते हैं कि ये हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन 7 ज़िलों से जो पौड़ी गढ़वाल की सीमा है वो स्पर्श कर रही है। और सबसे कम की बात करें तो एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर, ये 2 ज़िले हैं जिनकी जो सीमाएं हैं केवल 2 ज़िलों से स्पर्श करती हैं, हरिद्वार की देहरादून और पौड़ी से, जबकि उधम सिंह नगर की नैनीताल और चंपावत से सीमा लगती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पिथौरागढ़ ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों से स्पर्श करती है, 2 देशों से, तिब्बत, चाइना और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा ज़िलों की बात करें मैक्सिमम तो किसी दूसरे देश से जिनकी सीमा लगती है ऐसे 5 ज़िले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिनकी सीमा चाइना से लगती है। साथ ही उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ पर पिथौरागढ़ कॉमन है, ये चाइना से भी इसकी सीमा लगती है और नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है। तो इसी तरह से अन्य दूसरे फैक्ट भी हम मैप से निकाल सकते हैं कि अन्य राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश से किन किन ज़िलों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से किन ज़िलों की सीमा लगती है, कौन से ज़िले की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है राज्य से। तो इस तरह के अन्य फैक्ट्स भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मैप में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से कौन व्यक्ति ऐतिहासिक दांडी मार्च में शामिल नहीं हुए थे? इसके ऑप्शन हैं ज्योतिराम कांडपाल, खड़ग बहादुर, भैरव दत्त जोशी या फिर बद्रीदत्त पांडे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कल संडे है और कल को यूके स्टडी सर्कल द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का अगला भाग कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर कल शाम को 3 बजे डाला जाएगा। आप लोगों में से जो भी इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए